हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीआरएम टेस्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम आपको 2 सीआरएम का टेस्ट दे दिए, उससे पहले भी हम आपको प्रीवियस ईयर करा दिए थे। अगर आप पीछे वाले नहीं देखे तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, सभी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आज का ये वीडियो है, इसको आपको टेस्ट के रूप में लगाना है और आपको बताना भी है कि आपको कितना मार्क्स इसमें आया। ठीक है, तो एक एक करके हम क्वेश्चन देखेंगे और पहले आपको खुद का आंसर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद हम मेरा वाला आंसर देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड टाइम वेरिएंट नॉन वोलाटाइल कलेक्शन ऑफ डाटा सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन। कहने का मतलब है हम इसको क्या बोलते हैं, ये सब कुछ जहां पे होता है। ठीक है, तो आपको आंसर पता चल गया। चलिए अब मैं बताता हूं इसको हम क्या बोलते हैं। तो डाटा वेयर हाउस बोलते हैं। आप समझिए थोड़ा सा डाटा वेयर हाउस क्या होता है। देखिए डाटा वेयर हाउस, ये मान लीजिए कि डाटा वेयर हाउस हो गया, तो ये डाटा वेयर हाउस एक ऐसा जगह होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है। आप जगह बोलिए, सिस्टम बोलिए, जो बोलना है बोलिए। ठीक है, तो मतलब डाटा वेयर हाउस एक ऐसा जगह, एक ऐसा सिस्टम होता है जहां से तरह तरह के डाटा आता है। यहाँ पे क्या होता है, तरह तरह के डाटा आता है और स्टोर होता है। जैसे कहाँ से डाटा आएगा, तो जैसे कि फ़ोन के माध्यम से आएगा। ठीक है, और कहाँ से आएगा, तो सोशल मीडिया के माध्यम से आएगा, और कहाँ से आएगा, तो ईमेल के माध्यम से आ जाएगा। समझ रहे हैं, तो मतलब जगह जगह से डाटा आएगा। समझ गए चीज़ों को। मतलब अगर एमएनसी कंपनी है तो उसको अलग अलग तरह, मतलब जैसे अलग अलग देश में कंपनी तो वहाँ से डाटा आएगा। तो सभी तरह से इसका बिजनेस का डाटा अलग आएगा। समझ गए बातों को। तो जितना भी तरह के डाटा आया, इस सब डाटा को जहाँ पे स्टोर किया जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, तो डाटा वेयर हाउस बोलते हैं। अब यहाँ से हम आगे क्या करते हैं, यहाँ तो स्टोर कर लिए, अब इसमें वैरायटी के डाटा आ गया। तो अब इसको हम आगे क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। समझ गए बातों को। और जब एनालिसिस कर लेंगे तब हमको इसमें पता चलेगा कि कौन सा डाटा किस यूज के लिए है। समझ गए बातों को। कौन सा डाटा कौन से सब्जेक्ट के ओरिएंटेड है। तो यहाँ पे देखिए यही बात कर रहा है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड। सब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है ये डाटा है। किसान का है, स्टूडेंट का है, या बिजनेसमैन का है, गवर्नमेंट जॉब वाले का है, कौन से सब्जेक्ट के ओरिएंटेड है। ठीक है, ये मोबाइल खरीदने वाले का है, या मतलब और कुछ खरीदने वाले के, टीवी खरीदने वाले के, फ्रिज खरीदने वाले का डाटा है। तो इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, डाटा ओरिएंटेशन। मतलब ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, मतलब किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है। समझ गए बातों को। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि टाइम वेरिएंट। टाइम वेरिएंट का मतलब ये हो गया कि ये डाटा जो है कितना पुराना है, 1 महीना पुराना है, 6 महीना पुराना है, 2 साल पुराना है, मतलब टाइम वेरिएंट। ठीक है, उसके बाद देखिए नॉन वोलाटाइल मतलब कलेक्शन। तो नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या हो गया कि ये बार बार अभी चेंज नहीं हो रहा है। मतलब मान लीजिए जो डाटा इसमें स्टोर हो गया है तो डे प्रति डे चेंज थोड़ी हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके मोबाइल में कोई डाटा स्टोर है, तो क्या वो डे पर डे अपने आप थोड़ी ना चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल डाटा बोलते हैं। तो ये नॉन वोलाटाइल जो डाटा इसमें स्टोर है, तो हम इसको एनालिसिस करके छांटते हैं, निकालते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारे कंपनी के लिए या एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए कौन सा डाटा यूजफुल है। तो हम कहाँ से निकालते हैं, डाटा वेयर हाउस से निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए मैं जो भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा ये सब हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर आऊँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होता है कि सर आप हिंदी में लेकर के आइए, सर आप इंग्लिश में लेकर के आइए। इसीलिए मैं पूरा कोशिश करता हूँ, मतलब पूरा एफर्ट लगाता हूँ कि आप लोगों को जितना ज़्यादा अच्छा से अच्छा दे सके। ठीक है, तो आप लोगों का भी एक काम है कि शेयर जरूर करिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग आपको ये वीडियो देख करके पता चल रहा होगा कि इसमें कितना मेहनत किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंडिंग। मतलब बोलते हैं ना कि ये चीज़ें अभी ट्रेंड में है। तो हम जैसे कि कोई भी कंपनी है, कोई सामान को बनाता है, किस बेसिस पे बनाता है, तो पहले फ्यूचर के ट्रेंडिंग को एनालिसिस करता है कि फ्यूचर में कौन सा सामान अच्छा बिक सकता है, उसी का वो प्रोडक्शन करता है। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा गया यही बात कि प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंडिंग बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर अलाउ बिजनेस मैनेज टू मेक प्रोएक्टिव नॉलेज, यानी कि टू मेक प्रोएक्टिव नॉलेज ड्रिवेन डिसीजन। तो मतलब देखिए जो आगे का जो डिसीजन लेने के लिए, जो आगे जो आप डिसीजन लेते हैं उसके लिए क्या होता है कि इन सब चीज़ों का ज़रूरत होता है। किस किस चीज़ों का, तो मतलब फ्यूचर अभी जो ट्रेंडिंग में क्या चलने वाला है, क्या चल रहा है। ठीक है, उसके बाद कस्टमर का बिहेवियर क्या है, जो ट्रेंडिंग में चीज़ें आया है उसमें कस्टमर कितना सपोर्ट कर रहा है, कितना ज़्यादा खरीदना पसंद कर रहा है। ठीक है, तो प्रोएक्टिव मतलब उसमें एक्टिव कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये सब नॉलेज जो है क्या करता है कि आगे के डिसीजन लेने में बिजनेस में हेल्प करता है। समझ गए बातों को। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डाटा माइनिंग। देखिए डाटा माइनिंग क्या है ना
कि एक्चुअली हम डाटा माइनिंग में ये करते कि हमारे पास अब बहुत सारा डाटा आ गया, बातों को समझिए थोड़ा सा, बहुत सारा यहाँ पे डाटा आ गया, तो हम अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम अलग अलग डाटा का फॉर्म बना लेंगे, ठीक है, कि कौन सा फॉर्म में कौन सा हम डाटा को डालें। मतलब एक तरीके से हम क्या करते हैं, डाटा को सेपरेट करते हैं, सेपरेशन ऑफ डाटा। सेपरेशन ऑफ डाटा कहने का मतलब क्या कि जो बहुत पुराना सपोज कीजिए डाटा है, समझ गए बात, जो बहुत पुराना डाटा है उसका हमें अब यूज नहीं है, सपोज कि 10 साल पुराना डाटा तो अब एक्टिव है कि नहीं है, ठीक है, वो डाटा अगर एक्टिव नहीं तो हम उसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे, उसको हटा देंगे। और जो अच्छा डाटा है उसको हम क्या करेंगे, एनालिसिस करके कलेक्ट कर लेंगे, एक जगह रख लेंगे, समझ गया चीज़ों को। तो देखिए इसमें होता है एक्चुअली डाटा माइनिंग में है कि हम चीज़ों को सेपरेट कर लेते हैं, ताकि उसमें क्या हो कि एक तो बिजनेसमैन को भी उसमें प्रॉफिट होता है, क्योंकि और उससे कस्टमर भी ज़्यादा प्रलोभन उसको मिलता है, ज़्यादा अच्छा सुविधा मिलता है उसको लेने में। जैसे कि एक छोटा सा हम एग्जाम्पल देते हैं, समझिए डाटा माइनिंग में, जैसे कि आप अगर दुकान पे जाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि एक मतलब जो ज़्यादा खरीदने जो बिकने वाला सामान है, जैसे कि लेक्स हो गया, कुरकुरे हो गया, मतलब जैसे कि बिस्किट हो गया, जो ज़्यादा बिकता है, कोल्ड ड्रिंक बिकता है, उसको दुकानदार क्या करता है, सबसे आगे सजा करके रखता है, समझ गया। जैसे कि आप देखते हुएगा मॉल में जाते हुए तो जो टॉफ़ी उफ़ी का सामान होता है ना, जो बच्चा के लेने वाला, वो सब नीचे रखा रहता है रैक में। क्यों रखा रहता है, क्योंकि बच्चों को जल्दी हाथ से चुम्हा जाए और वो ले सके, इसीलिए नीचे रखा रहता है, समझ गया बात। तो वहाँ क्या है, ये सब बिजनेस का एक स्ट्रेटजी है, ये सब डाटा माइनिंग है। मतलब समझ रहे ना कि वो सेपरेट करके रखा है ताकि कस्टमर वहां से क्या करे, आसानी से उसको ले सके और जल्दी से जल्दी ले सके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब क्या वहां पे चाह रहा है बिजनेसमैन ये चाह रहा है कि हमारा जो ज़्यादा यूजफुल डाटा है उसको हम क्या रखें, पहले सेपरेट में रखें। तो ये कैसे पता चला कि ये डाटा ज़्यादा यूजफुल है, तो ये हमें डाटा माइनिंग से ये सब चीज़ें पता चलता है, समझिए बातों को। तो यहाँ पे देखिए हम फ्यूचर ट्रेंडिंग का, बिहेवियर का, ये सब कहाँ देखते हैं, तो ये सब हम डाटा माइनिंग के अंदर देखते हैं ना कि ट्रेंडिंग का मतलब क्या कि अभी ज़्यादा चलनसार में क्या है, ज़्यादा क्या चल रहा है। जैसे कि आप मोबाइल दुकान पर जाइएगा मोबाइल लेने के लिए, तो अभी जो मोबाइल ज़्यादा चलनसार है ना उसका आप देखिएगा वहाँ पर बैनर उनर सब लगा करके रखेगा, समझिए बातों को। तो ये सब डाटा माइनिंग बोलते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, थोड़ा सा आप टाइम दे करके जरूर समझिए, क्योंकि मैं जितना समझाने के लिए आपको कोशिश करता हूं, जितना आपको आधे घंटा में मिलेगा, इसको कई घंटा लगता है इस सब चीज़ों को प्रिपरेशन करने में, ठीक है। देखिए आगे 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बाइंग बिहेवियर ऑफ ए कंज्यूमर, ठीक है, और कंज्यूमर इफेक्टेड बाई। तो मतलब जो बाइंग बिहेवियर है, बाइंग बिहेवियर ऑफ ए कंज्यूमर, जो भी कंज्यूमर है, कस्टमर है, उसका बाइंग बिहेवियर जो है कौन कौन चीज़ से इफेक्ट करता है। तो देखिए इफेक्ट करता है मतलब प्रभावित होता है कौन कौन चीज़ से। तो देखिए कस्टमर परसेप्शन मतलब ग्राहक का दृष्टिकोण कैसा है उस कंपनी के बारे में। सपोज कीजिए कोई कंपनी आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट है, समझ गए, कोई कंपनी आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तब क्या कीजिएगा, हमेशा आप वहीं से सामान खरीदना चाहिएगा। मतलब उस कंपनी के प्रति आपका दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। या तो और कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि आप ऑनलाइन साइट पे गए, ठीक है, और देखिए उस कंपनी का क्या है कि रिव्यू बहुत अच्छा है, मतलब 4 स्टार लगा हुआ है, 5 स्टार लगा हुआ है रिव्यू में, तब क्या हुआ, आपका उस कंपनी के प्रति दृष्टिकोण जो है, परसेप्शन बहुत अच्छा बन गया, समझ गए बातों को। उसके बाद क्या है, कस्टमर सराउंडिंग पे भी बहुत चीज़ डिपेंड करता है। जैसे कि आप देखते हैं ना कि नए स्टूडेंट जब पढ़ने के लिए आता है गाँव से शहर में, तो क्या करता है वो अपने, उसके पास तब छोटा मोबाइल एक होता है जनरली, और जब देखता है ना कि सब दोस्त के पास बड़ा मोबाइल, तो पैसा का व्यवस्था करके क्या करता है और पापा मम्मी से मांग करके और खरीद लेता है, क्योंकि उसका सराउंडिंग वैसा हो गया। तो सराउंडिंग पे भी ये चीज़ें डिपेंड करता है, समझ गए। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, बहुत बार आप क्या देखते हैं कि बड़े बड़े नेता, बड़े मतलब जैसे कि बड़े बड़े एक्टर, ये सब अगर प्रचार करते रहते किस चीज़ों को, तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रचार कर रहे हैं ना, क्योंकि ये पर्सन जो है मतलब जल्दी फॉल्स नहीं बोलता है, गलत नहीं बोलता है, तो इसके मतलब ये चीज़ें सही है। तो आप क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे भी विश्वास करते हैं और वहाँ से भी उस सामान को खरीद ले। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ का प्रचार सचिन तेंदुलकर कर रहे हैं, अक्षय कुमार कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को आप क्या करते हैं, ज़्यादा वैल्यू देते हैं ना, क्या बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा होगा, तो ये क्या है, एडवर्टाइजमेंट से ही तो आप देख रहे हैं, विज्ञापन से ही, तो ठीक है, ये भी आपके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आप अपना आंसर खुद से भी लगाते रहिए, तभी आपको एनालाइज कर पाइएगा कि आपका क्या गलती हो रहा है और क्या सही हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए आगे क्या है, आगे आपका 4 नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यहाँ पे कह रहा है क्या कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एन ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन ऑफ डिटेल अबाउट इंडिविजुअल कस्टमर। जब आप एक इंडिविजुअल कस्टमर के बारे में मतलब कोई भी चीज़ को, उसके डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो और उसके बाद देखिए, और प्रोस्पेक्ट कैसा होना चाहिए, तो एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि एक्शनेबल होना चाहिए। एक्शनेबल का मतलब जो अभी फिलहाल में करेंटली चल रहा है, ठीक है, बातों को समझ गया। तो मार्केट पर्पस सच एज लीड जनरेशन, तो ठीक है, यहाँ पे एक लीड जनरेशन भी आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। जब लीड जनरेशन समझिएगा तो थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प मिलेगा। जैसे कि लीड जनरेशन का क्या मतलब हो गया, हम आपको देसी भाषा में बताते हैं। देखिए जैसे कि सपोज कीजिए
आपका है यहाँ पे घर, ठीक है, आपका घर है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कि आपका ये घर है, आपके मम्मी पापा है और आप भी है, यहाँ पे सब लोग है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बीमा करने वाला कंपनी है, मान लीजिए कि LIC है, ठीक है, LIC कंपनी है बीमा करने वाला, तो इसका कोई एजेंट आया आपके घर पे, ठीक है, और एजेंट आया घर पे और आपको पापा को बोले कि सर आप हमसे बीमा करा लीजिए, तो आपके पापा बोले नहीं नहीं हम नहीं कराएंगे। फिर भी ये इसका जो एजेंट था ये इतना इंटेलिजेंट था कि नहीं नहीं करते करते में भी क्या किया, आपके पापा का मेल ID ले लिए, मोबाइल नंबर ले लिए, तो यहाँ से जो चीज़ जो ले करके गया ना, तो ये कहाँ आगे फॉरवर्ड करेगा, तो यही एक लीड होता है। अब ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में कि आप इस कंपनी के कस्टमर बन जाए, आपसे बीमा करा ले, ठीक है, कोई और भी लोभ दे करके बहुत सारे बात बता करके कि सर आपको ये बेनिफिट होगा, ये बेनिफिट होगा, तो ये क्या हो गया, एक लीड हो गया। समझ गए बातों को, यही ये लीड जो होता है ना आगे चल के कस्टमर में भी कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए बातों को, तो हम इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कस्टमर डाटाबेस। तो इसको हम जो मतलब ये सब कुछ को जो हम स्टडी यहाँ पे किए, जो देखिए क्या एक्शनेबल है, मतलब जो करंट के अकॉर्डिंग है कि नहीं, तो इन सब चीज़ों को हम देखिए तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कस्टमर डाटाबेस। मतलब ये क्या है, कस्टमर का एक डाटाबेस तैयार हो रहा है। समझ गए बातों को, किसके पास, कंपनी के पास, ताकि कंपनी हमेशा प्रयास करे कि हम उस कस्टमर को क्या करें, जो लीड हमारे पास आया है उसको हम अपने अंदर कन्वर्ट कर ले। समझ रहे, उसका जो भी टीम है, जैसे कि मार्केट टीम हो जाएगा, सेल टीम हो जाएगा, तो सबके सबका क्या मोटिव होगा कि हम उन चीज़ों को कन्वर्ट कर ले। समझ गए बातों को, चलिए आगे देखते हैं। हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है, मैं एक ही लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, तो जो लोग हिंदी में समझते हैं वो हिंदी में एक बार पढ़ भी लीजिएगा। और देखिए एक्चुअली हिंदी का टाइपिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो कहीं कहीं जैसे कि यहाँ ए लिखा हुआ है तो यहाँ भी ए हो गया, तो इसको आप एक कर लेना है, ए का मतलब एक ही होता है ना, तो ऐसे अगर छोटा छोटा कहीं मिस्टेक मिल जाए तो इसको आपको खुद ही सुधारण कर लेना है, क्योंकि आप हिंदी में बहुत ज़्यादा जानते हैं, इसीलिए तो हिंदी में आपको ज़्यादा समझ में आता है। समझ गए बातों को, तो मैं इतना समझता हूँ कि आप इस सब चीज़ों को आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉबैक ऑफ CRM। देखिए ड्रॉबैक CRM, जब आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ते रहिएगा ना, टेस्ट सीरीज जो मैं देता हूँ उसको लगाते रहिएगा रिपीट करके, तो ये सब क्वेश्चन आपके टिप्स पे हो जाएगा। समझ रहे बातों को, तो बहुत ज़्यादा अगर डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग नहीं भी होगा तभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाएगा। कई बार देखते हैं कि किसी क्वेश्चन के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा नहीं रहता है, लेकिन वो सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रहता है। तो प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन, ये सिर्फ कहावत नहीं है, सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो यही यहाँ पे ड्रॉबैक पूछ रहा था। देखिए यहाँ का ड्रॉबैक क्या हो जाएगा कि इम्प्लीमेंटेशन CRM बिफोर एक्टिंग द कस्टमर स्ट्रेटजी, मतलब ग्राहक के रणनीति बनने से पहले CRM को हम क्या करते हैं, लागू करते हैं, तो ये क्या है, इसका ड्रॉबैक है। समझ गए। दूसरा ड्रॉबैक क्या हो जाएगा कि रोलिंग आउट CRM बिफोर चेंजिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू मैच। समझ गए बातों को, तो ये भी इसका क्या है, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक ही है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे स्टेकिंग जो है ये भी एक ड्रॉबैक है, ठीक है। वूमिंग जो है ये भी एक ड्रॉबैक है, ठीक है। इसका नॉट वूमिंग ड्रॉबैक है ये कस्टमर के लिए। समझ गए बातों को, तो ये सब क्या होता है ना कि ये तीनों के तीनों ड्रॉबैक है। इसको आप 1-2 बार देखते रहिएगा ना, तो आपको समझ में आए चाहे नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा तब बन जाएगा। आपका पर्पस भी वही है, क्योंकि CRM अभी सबके लिए नया है। समझ गए बातों को, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, D हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द मेथड यूज टू एक्सेस रियल कॉस्ट प्रोवाइडिंग सर्विस टू एन इंडिविजुअल कस्टमर। कहने का मतलब क्या है कि जब आप क्या करते हैं कि कोई मेथड का यूज करते हैं एक्सेस रियल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विस, तो मतलब कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, और किस बेसिस पे, तो इंडिविजुअल लेवल पे जब आप करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं। समझ गए बातों को, तो जब आप किसी कस्टमर को यहाँ पे मान लीजिए कि इंडिविजुअल लेवल पे देखते तो आप क्या देखते, सपोज कीजिए कि यहाँ पे अमेजन कंपनी बैठा हुआ है, आप इस कंपनी के अंदर अकाउंट बनाए हुए हैं, आप अपना मोबाइल नंबर डाले हैं, आप अपना मेल ID डाले हैं, सब कुछ डाले हैं, आप सामान भी खरीदते हैं। तो जब ये कंपनी आपको इंडिविजुअल लेवल पे देखेगा तो क्या देखेगा कि आप कितना दिन से इसके साथ एक्टिव है। समझ गए बातों को, आप कितना प्रोडक्ट खरीदे हैं इसके साथ। समझ गए बातों को, आप कितना महंगा प्रोडक्ट खरीदते हैं, कैसा ट्रांजेक्शन आपका रहता है, आप जो प्रोडक्ट लेते वो रखते भी है, रिटर्न कर देते। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब कहाँ पे हम देखेंगे, तो ये सब देखेंगे कि एक्टिव डाटाबेस अकाउंटिंग। समझ गए बातों को, हम क्या बोलते हैं, एक्टिव डाटाबेस अकाउंटिंग। जब हम एक इंडिविजुअल कस्टमर को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं सर्विस, इंडिविजुअल कस्टमर को एनालिसिस करते हैं, तो हम उसको हम एक्टिव डाटाबेस अकाउंटिंग बोलते हैं। समझ गए बातों को, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, B हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। आगे आपका जो है 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या कर रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन है एट एनी ओकेजन ऑन विच द ब्रांड और प्रोडक्ट इज यूज बाय इंड कस्टमर। देखिए इंड कस्टमर का मतलब क्या है कि अब उसके द्वारा जो खरीद लिया गया ना तब आगे नहीं बेचा जाएगा। समझ गए बातों को, जैसे कि देखते हैं ना, एक दुकानदार होता है, छोटा दुकानदार, वो बड़ा दुकानदार से खरीद के लाता है और फिर वो कस्टमर को बेचता है। तो इंड कस्टमर का मतलब हो गया कि वो यूज कर लिया। सपोज कीजिए कि आप दुकान से साबुन खरीद करके लाए और नहा लिए, तो आप क्या हो जाएगा, इंड कस्टमर हो गए ना, आप यूज कर लिए। आप बिस्किट खरीद करके लाए और
खा लिया और अपने दोस्तों को भी खिला दिए थोड़ा बहुत, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, आप इंड कस्टमर हो गए ना, मतलब इन प्रोडक्ट को आप यूज कर गए, खत्म हो गया, आप आगे नहीं जा सकता ये प्रोडक्ट, ठीक है, बिकने के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंड प्रोडक्ट। इंड कंज्यूमर बोलते हैं, इंड कस्टमर बोलते हैं, और जो प्रोडक्ट यूज हुआ उसको हम इंड प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ गया? तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको आपको आंसर पता चल गया ना, चलिए मैं बताता हूँ। इसको बोलते हैं कस्टमर टच पॉइंट। समझ गए बातों को? देखिए अब मैं थोड़ा सा आपको कस्टमर टच पॉइंट बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि आगे आपका क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है। देखिए कस्टमर जो टच पॉइंट होता है ना, तो मतलब मान लीजिए इसको 3 गो हम सेगमेंट ले लेते हैं छोटा छोटा। देखिए जैसे कि एगो तो हो जाता है बिफोर मतलब पहले, उसके बाद हो जाता है सेल टाइम में, जिस टाइम में आप सेल खरीद रहे हैं, ठीक है, सेल टाइम, और दूसरा क्या कि खरीदने के बाद मतलब आफ्टर सेल। समझ गए बातों को? यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए सिर्फ, ठीक है। तो देखिए इसका टच पॉइंट का मतलब ये है, जैसे कि टच पॉइंट का मतलब क्या, आपको वो कंपनी ना बिल्कुल हृदय से लगते जा रहा है। कैसे? तो सपोज कीजिए आप किसी खरीदने से पहले आप कहाँ चेक करते हैं, तो या तो फेसबुक पे सोशल मीडिया पर प्रोडक्ट का रिव्यू देख लेते हैं, या यूट्यूब पे प्रोडक्ट का रिव्यू देखते हैं, या उसके खुद के साइट पे प्रोडक्ट का रिव्यू देखते हैं। तो ये जो रिव्यू जो आप चेक कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, आपको अच्छा रिव्यू मिल रहा है, तो ये भी आप उसके लिए क्या है, उस बिजनेस के लिए, उस कंपनी के लिए आप एक टच पॉइंट बने जा रहे हैं, उनका टच पॉइंट होते जा रहे हैं आप, ठीक है, मतलब उधर की तरफ आप इंक्रीज करते जा रहे हैं, बिलीव आपका बढ़ते जा रहा है। समझ गए बातों को? या तो आपको कोई दोस्त बता दिया इस प्रोडक्ट के बारे में कि अच्छा है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब एक टच पॉइंट क्रिएट हो रहा है। समझ गए बातों को? और देखिए सेल के टाइम, जैसे कि मान लीजिए आप सेल खरीदने के लिए गए सामान, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जैसे कि मॉल में खरीदने जाते हो तो आपको बड़ी सेवा दिया जाए, सर ये प्रोडक्ट देखिए, इस पर इतना छूट चल रहा है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, मतलब सब कुछ आपको दिखाते हैं क्या, सेल के टाइम में जो आपको सर्विस मिलता है। उसके बाद क्या, आफ्टर सेल। तो आफ्टर सेल के बाद आप क्या करते हैं, बिलिंग करते हैं ना, ट्रांजेक्शन करते हैं ना, उसके बाद वो आपको थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू कार्ड देते हैं। आप पड़ता है तो कई बार आपको एक कार्ड बना के भी दे देते हैं कि सर आप नेक्स्ट टाइम आइएगा, हमारे शॉप से विजिट कीजिएगा, हम आपको छूट भी देंगे। तो ये सब क्या है, आफ्टर सेल है। या आप कोई बड़ा सामान खरीदे तो आपको सर्विस का जो प्रॉमिस किया गया तो सर्विस मिलेगा, तो ये सब क्या है, जो आफ्टर सेल हो रहा है। तो ये सब एक तरीके से क्या हो रहा है कि कस्टमर टच पॉइंट है। इसी वजह से आप क्या होते हैं, किसी कंपनी के साथ एक अच्छा आपका रिलेशन हो जाता है और उसके साथ आप बंध के रहते हैं नेक्स्ट टाइम तक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे आपका 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे एक्चुअली आप डैश डैश लगा लीजिएगा, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ठीक है। तो इसका पहले आप समझ लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम एक बार आपको पढ़ देते हैं पहले, उसके बाद देखिए कि फिल इन द ब्लैंक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब करेगा, मतलब एक का करेगा, उसके बाद ग्रुप का करेगा, मतलब एक ग्रुप होगा, या ऑर्गेनाइजेशन का करेगा, पूरा का पूरा एक सिस्टम बनेगा उसका, सिलेक्ट, ठीक है, क्या सिलेक्ट करेगा कि बाय क्या करता है, ठीक है, बस उसके बाद यूज यानी कि डिस्पोज ऑफ गुड्स, ठीक है, उसका सर्विस कैसा है, ठीक है, आइडिया कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है, सेटिस्फाइड देयर नीड्स एंड वांट्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यही आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो डैश डैश था उसके जगह पर क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा, तो इसका मतलब आपको आंसर पता चल गया ना। चलिए मैं बताता हूँ, कंज्यूमर बिहेवियर। देखिए जब हम क्या करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर मतलब उपभोक्ता का व्यवहार, यहाँ अगर आप फिल कर दीजिएगा कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता का व्यवहार, तो अब क्वेश्चन को पढ़िए, आपको बिल्कुल सटीक मिलेगा। कैसे? देखिए कभी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है ना, तो आपको ऐसे भी मतलब आंसर को छांटना है। कैसे कि जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, अब हम आंसर पता नहीं चल रहा है ना, तो हम उसको भर के भी देखेंगे कि क्या कौन से सेंटेंस जो है ये हमको परफेक्ट बन रहा है और सुना सुना लग रहा है, तो वही उसका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कस्टमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। हम क्या करते हैं, जब हम किसी का स्टडी करते हैं तो उसमें कस्टमर का बिहेवियर ही तो करते हैं, मतलब कस्टमर का बिहेवियर कि कस्टमर कैसा है, मतलब वो कस्टमर जो है, मतलब जैसे कि ज़्यादा लॉयल कस्टमर है, या मतलब ज़्यादा सामान को खरीदता है, महंगा सामान खरीदता है, सस्ता सामान खरीदता है, कस्टमर जो है गवर्नमेंट जॉब वाले हैं या प्राइवेट जॉब वाले हैं, समझ रहे, बिजनेसमैन हैं। तो ये सब चीज़ें को होता है इंडिविजुअल लेवल पे बिहेवियर, और ग्रुप लेवल पे भी बिहेवियर करते तो इसी चीज़ को देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बिहेवियर करते तो यही चीज़ हम क्या देखते हैं कि वो बाय क्या किया, उसके बाद बाय करने के बाद हमारा कौन सा प्रोडक्ट यूज किया, कौन सा प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया, उसका सर्विस कैसा है, उसका आइडिया क्या है इस प्रोडक्ट के बारे में। हम कभी कभी फीडबैक लेते हैं ना, जब वो कंपनी फीडबैक लेता है तो आप अपना आइडिया वहाँ पे बताते हैं ना, तो यही हो जाता है आइडिया, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत सारा लिंक आता है, बहुत प्रोडक्ट खरीदने के आपको 1 महीना बाद लिंक दिया जाएगा, बोलेगा कि सर आपको 1 महीना का एक्सपीरियंस कैसा रहा, भर के बताइए। तो ये सब क्या होता है, ये सब जो भर करके जाता है उसके पास कंपनी को फीडबैक, तब वो कंपनी क्या करता है ना, कस्टमर को सेटिस्फाइड, नीड जो है उसका क्या है और वांट्स क्या है, क्या चाहता है, उसको सेटिस्फाइड करने में कंपनी सक्षम हो पाता है। समझ गए बातों को? तो इसमें क्या होता है, कस्टमर के बिहेवियर के बेस पे होता है। समझ गए चीज़ों को? चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 9 नंबर क्या कर रहा है,
करा B2B मीन्स क्या होता है कि बिजनेस टू बिजनेस। जैसे कि बिजनेस टू बिजनेस का मतलब क्या हो गया, एक बड़ा बिजनेस छोटे बिजनेस से कनेक्ट हो रहा है, वहाँ कंज्यूमर का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई CRM प्रोवाइड करने वाला कोई कंपनी है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, एक छोटा कंपनी को CRM यानी कि CRM प्रोवाइड कर रहा है। तो देखिए एक तो ये बिजनेस था, एक मतलब कंपनी है जो भी बिजनेस किया हुआ CRM सॉफ्टवेयर का, और दूसरे कंपनी को CRM सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, बिजनेस टू बिजनेस आदान प्रदान हो रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस टू बिजनेस बोलते हैं, B2B। एक फुल फॉर्म पूछा गया था। देखिए हम जो भी क्वेश्चन आपके लिए 12 से क्वेश्चन का जो सेट लेकर आ रहे हैं ना, हमारा मोटिव है कि हम पीछे जो आपका प्रीवियस ईयर देख रहे हैं उसको हम पूरा का पूरा कंसीडर करके चले, ठीक है, क्योंकि उसी बेस पे आप तैयारी कीजिए, आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आपका क्या, तो 10 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर है कि यानी कि मेटा डेटा मीन्स। तो आपको यहाँ पे पहले टिक लगा लेना, आपको पता चल गया ना कि क्या होता है मेटा डेटा मीन्स। तो पहले हम आपको मेटा डेटा का मतलब थोड़ा सा समझा देते हैं ताकि आपको अपने आप ही आंसर पता चल जाएगा। देखिए इसका डिफिनीशन क्या होता है मेटा डेटा के मीन्स होता है कि इट इज़ द डाटा अबाउट डाटा। क्या होता है, मतलब इट इज द डाटा अबाउट डाटा। समझ गए बातों को। इट इज द डाटा अबाउट डाटा, कहने का मतलब डाटा अबाउट डाटा का कहने का क्या मतलब है कि ये भी एक डाटा है जो किसी डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। हम सिंपल एग्जांपल देते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। कैसे, तो आपके पास अगर कोई बुक होता है तो पहला पेज में क्या देखते हैं, इंडेक्स होता है, इंडेक्स। अब इंडेक्स में ये सब कुछ, मान लीजिए कि बुक है तो ये इधर चैप्टर हो गया पूरा का पूरा और ये इंडेक्स हो गया। तो इस इंडेक्स के अंदर क्या है कि मतलब इस बुक के अंदर जो भी डाटा है ना, उस डाटा के बारे में ये डाटा इन्फॉर्मेशन देता है। मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, सब कुछ है। तो ये भी क्या है, एक डाटा ही है ना। और ये डाटा किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो बुक के अंदर एक ऑलरेडी डाटा लिखा हुआ है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो हम इसके बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मेटा डेटा बोलते हैं। समझ के बातों की, एक डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन जो डेटा दे रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, तो मेटा डेटा बोलते हैं। तो आपको पता चल गया होगा। तो इसके मतलब हो गया कि जो हमारे वेयर हाउस के अंदर, मतलब ये एक डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन नहीं हो गया। जैसे कि पहले देखिए कैसे आप पहले इंडेक्स के अंदर देखते हैं चीज़ों को और तुरंत वो पेज नंबर पे आप चल जाते हैं, तो और वो वहाँ पे तुरंत आपको वो चीज़ें मिल जाता है। तो ये मतलब क्या हो रहा है, जो डेटा मतलब जो मेटा डेटा है इसका मतलब है कि आपको डायरेक्शन बता रहा है कि किधर जाना है। तो हम आपको पीछे क्या बताए थे कि वेयर हाउस बताए थे ना, तो वेयर हाउस का मतलब क्या होता था कि यहाँ पे सभी तरह से डाटा आकर के सभी जगह जगह से आकर के और बल्क में डाटा स्टोर होता था। स्ट्रक्चर डाटा था, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा था, सब शो होता था। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, डाटा बेस क्या है, मतलब मेटा डेटा क्या है ना, कि इसी का एक छोटा सा पार्ट है। समझ गए बातों को, इसी का एक छोटा सा पार्ट है। यहाँ पे भी चीज़ों को स्टोर रखा जाता है, डेटा के बारे में ही डेटा स्टोर रहता है वहाँ पे। ठीक है, चलिए तो आपको आंसर पता चल गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाटा स्टोर इन वेयर हाउस, मतलब जो डाटा स्टोर किया गया है वेयर हाउस के में एक बल्क मात्रा में, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है। कहाँ से, तो मेटा डेटा के हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों गर्व बात जाता है, ठीक है, बोलते बोलते। ठीक है, आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका फर्ज तो बनता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, कि नहीं बनता है। आप खुद सोचिए, जो इंसान आपके लिए इतना मेहनत करता है तो आप भी तो कुछ करिए। समझ रहे बातों को ना, क्योंकि गिव एंड टेक जो होता है ना, एक सबसे अच्छा बिजनेस होता है। चलिए आगे देखिए। देखिए आपसे एक टैगलाइन में पूछ रहा हूँ, टैगलाइन किसका पूछ रहा हूँ, तो जियो का। मैं इसका आपको बता दे रहा हूँ कि क्या होता है आंसर, तो यानी कि जी भर के जियो। समझ गए बातों को। एक आपको ये जी भर के जियो जो है ना, इसका ये टैगलाइन है। ठीक है, और इसका स्लोगन कुछ अलग है। ठीक है, तो ये आपको मैं टैगलाइन बता रहा हूँ, किसी और वीडियो में हम इसका स्लोगन भी बता दूंगा। आपको एक चीज़ मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये आपको सी नंबर में जो है ना, ये किसका टैगलाइन है ये आपको बताना है। क्या है, तो एक्सप्रेस योर सेल्फ, ये किसका टैगलाइन है ये बताना है। पिछले क्लास में भी हम एक टैगलाइन पूछे थे, काफ़ी लोगों ने, आप लोगों ने आंसर भी दिए थे, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब आप आंसर देते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे देखते 12 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन है ये क्या है कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि एनालिसिस एंड सेगमेंटेशन इंजन प्रोवाइड। तो देखिए जब हम किसी चीज़ को एनालिसिस करते हैं और सेगमेंट करते हैं तो हमें क्या प्रोवाइड करता है। देखिए अब मान लिया जाए कि हमारे पास डाटा आया तरह तरह से, मान लीजिए कि हमारे पास एक डाटा स्टोर है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें इसमें डाटा आया, कहाँ से आया, तो ईमेल से आया। ठीक है, ईमेल के माध्यम से आया, फेसबुक से आ गया। ठीक है, यानी कि यूट्यूब के माध्यम से आ गया, समझ रहे, और सोशल मीडिया के माध्यम से आ गया। ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से आ गया, और जगह जगह से डाटा आया, और विदेश से भी डाटा आ गया। तो यहाँ पे जो कुछ भी डाटा जो हमारे पास आया तो हम क्या करें, इस डाटा को सीधे डायरेक्ट रख ले, नहीं डायरेक्ट नहीं रख सकते। हम इसको पहले सेग्रीगेट करेंगे। सेग्रीगेट का मतलब हम इसको विभाजन करेंगे कि इसमें से जो डाटा है ये कौन सा कैसा डाटा है। समझ गए बातों को, कि मतलब कौन सा जो कस्टमर है वो अच्छा कस्टमर है, महंगा सामान खरीदता है, उसके पास ज़्यादा पैसा है। समझ गए बातों को, और हर महीने सामान चेंज करते रहता है। और एक तो वो कस्टमर का होगा जो कि मान लीजिए वो कस्टमर मतलब गरीब है, थोड़ा कभी कभी सामान खरीदता है, ये स्टूडेंट टाइप है। ठीक है, इस बातों को समझ गए, और सस्ता सामान खरीदता है। तो हम इसको अलग अलग डेटा को सेपरेट कर लिए। समझ गए बातों को,
अब हमें यहाँ से क्या होगा, ये यानी कि सेगमेंटेशन में यही होता है, समझ गए। तो अलग अलग हम कर लिए। तो अब अगर हमारे यहाँ मतलब मान लीजिए हम एक कंपनी है, कोई कंपनी एक्स नाम का कोई कंपनी है, तो ये कंपनी के पास जो अब कोई प्रोडक्ट आया, महंगा प्रोडक्ट आया, तो ये किसके पास ऑफर भेजेगा, किसके पास मेल भेजेगा। तो जो कस्टमर यहाँ से छांटा था डाटा में से कि जो अच्छा कस्टमर था, जो महंगा खरीदना पसंद करता था, उसके पास भेजेगा ना, समझ गए बातों को। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि डाटा को सेग्रीगेशन किया जाता है। तो इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है कि वो किसको कौन सा सामान भेजेगा, ताकि उसका मतलब सही मतलब देखिए कोई भी काम सही डायरेक्शन में होता है ना, तो उसका अप्रोच अगर सही डायरेक्शन में होता है तो तुरंत क्या करता है, मार्केट के अंदर फ्लो करने लगता है, बढ़ने लगता है। तो यही होता है कहाँ पे, तो यहाँ पे जब हम सेगमेंटेशन करते हैं तो हमें ये चीज़ें पता चल जाता है सब कुछ, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, देखिए तो इसका कौन कौन आंसर हो जाएगा। तो आप पहला ऑप्शन पढ़िए, देखिए क्या है कि बिल्ड ट्रस्ट कस्टमर रिलेशनशिप। तो क्या होता है यहाँ पे कस्टमर के, जैसे कि मान लीजिए जो अच्छा कस्टमर है उसके साथ कंपनी क्या करेगा, अच्छा व्यवहार करने लगेगा, समझिए बातों को, मतलब इसको ज़्यादा ऑफर देने लगेगा। जो महंगा कस्टमर सामान जो है, जो कस्टमर है जो महंगा सामान खरीदता है उसको ऑफर देने लगेगा, सब कुछ दिखाने लगेगा, ठीक है। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, कस्टमर का और कंपनी का एक अच्छा रिलेशन बन जाएगा। जैसे कि देखते हैं ना, आपको कोई ऐसा कंपनी इतना ज़्यादा आपको ट्रस्ट हो जाता है किसी कंपनी के ऊपर कि जब उसका मैसेज आता है तो आप उसको एक बार खोल करके जरूर देखते हैं, क्लिक करके कि हमारे पास क्या ऑफर भेजा है, समझ गए बातों को। तो क्या होता है यहाँ पे कि बिल्ड होता है ट्रस्ट कस्टमर रिलेशनशिप के बीच में, ठीक है। उसके बाद देखिए परफॉर्मेंस बिजनेस एनालिसिस सेगमेंटेशन एंड प्रेडिक्शन। इसके थ्रू क्या होता है कि हमें आगे अपने बिजनेस के बारे में प्रेडिक्शन करने का भी मौका मिलता है। कैसे कि जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे अगर डाटा को दोनों को अलग अलग छांट के रख लिए, तो हम क्या करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे कि हमारा कौन सा कस्टमर जो है ज़्यादा अच्छा होगा भविष्य के लिए, ठीक है, और कौन सा होगा कि कम अच्छा होगा भविष्य के लिए। तो जो ज़्यादा अच्छा भविष्य होगा, जिसका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू जो होगा, मतलब ये भी पूछा जाता है कि CLV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, जिसका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू अच्छा होगा, मतलब जिसका फ्यूचर अच्छा होगा, जो अच्छे से मतलब कंपनी के साथ व्यवहार कर रहा होगा, शॉपिंग कर रहा होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, कहाँ से प्रेडिक्ट करेंगे, तो ये भी हम यहीं से प्रेडिक्ट करेंगे जब हम सेगमेंटेशन करेंगे डाटा का, तब, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए कि हेल्प इन प्रेडिक्शन, मतलब आगे भविष्यवाणी करने में भी मदद करेगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ई नंबर ऑप्शन में क्या लिखा है, इसको आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये सब आपको एग्जाम में तभी बहुत अच्छे से काम आएगा जब आप इस सभी पर भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। और मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए 100% कि आपको मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट दूँ, और जो भी दूँ वो पढ़ करके आपका दिल खुश हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए। और दोस्तों मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, जितना भी मैं मैथ का वीडियो प्रोवाइड किया हूँ ना, आप सीक्वेंस से देखिए, मैं पूरे के पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथ पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे इसमें मैथ का टॉपिक है जो DFCCIL में नहीं है, तो आप पूरा CGL पढ़ने के लिए मत बैठ जाइएगा, सिलेबस एक बार जरूर देख लीजिएगा कि क्या सिलेबस के अंदर है, क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको मैथ करा रहा हूँ। तब मैथ भी देखिए, और बाकी चीज़ें जो मैं डाला हूँ ना, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के जितना मैं वीडियो डाल दिया हूँ, अगर 1 से 2 बार आप अच्छे से देख लेते तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा बेस्ट से बेस्ट नंबर लाने में, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।